उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में यूसीसी से जुड़ी बड़ी खबर है। यूसीसी की नियमावली बनाने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने आखिरकार 8 महीने के बाद यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सोमवार को आयोजित रूलिंग कमेटी की मीटिंग में इसे फाइनल कर लिया गया है। माना जा रहा है कि राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री यूसीसी से जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब सरकार इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में लेकर आएगी और कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। उसके बाद यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट विधायी विभाग के पास जाएगा। हालांकि सरकार इसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। यूसीसी को तत्काल लागू करने में अभी एक और अड़चन है। सरकार को यूसीसी लागू करने से पहले नियमावली को लेकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देनी होगी। जो रूल बनाने का काम है समिति द्वारा पूरा किया जा चुका है। अब उसके प्रिंटिंग का काम होना केवल शेष है। रूल के साथ साथ एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। मिसाल के तौर पे लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप का मेमोरेंडम सबमिट करना कोड में अनिवार्य किया गया है। तो रूल में हमने तफसील से लिखा है कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है, कोड के लागू होने के पहले या कोड के लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इच्छा भी अगर रखता है तो वो आके अपना मेमोरेंडम कैसे सबमिट करेगा। पिथौरागढ़ के कनारी पाभे रोड में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार 3 लोग कनारी पाभे से लौट रहे थे और तभी रास्ते में गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिससे ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी दौला गांव के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शवों को खाई से बाहर निकाला है। जैसे पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहाँ पे पता चलता है कि जो स्कॉर्पियो थी उसमें 2 व्यक्ति व एक चालक, ऐसे कुल मिलाकर के 3 लोग थे और मौके पर इस घटना से तीनों की ही मृत्यु हो गई है। तीनों बॉडीज को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस द्वारा इसमें पोस्टमार्टम व अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उत्तराखंड एसटीएफ ने करीब 95 लाख की स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को पकड़ा है। तीनों आरोपियों शहजाद आजाद रईस से एसटीएफ ने 375 ग्राम की स्मैक बरामद की, जिनको हरिद्वार के सिविल लाइन इलाके से अरेस्ट किया है। आरोपी नशे की एक खेप बरेली से लेकर आए थे, जिनको हरिद्वार में अलग अलग इलाकों में सप्लाई करना था। वहीं पर एसएसपी एसटीएफ का कहना है कि आरोपियों के साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिन पर भी जल्द एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही रुद्रप्रयाग में भी नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई थी। ये उत्तराखंड एसटीएफ की एनटीएफ यूनिट ने ये 317 ग्राम स्मैक बरामद की है और इस संबंध में कोतवाली सिविल लाइंस हरिद्वार में केस रजिस्टर हुआ है और 3 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। इसमें 2 अभियुक्त जो हैं शहजाद और आजाद, ये लाडपुर लक्सर के रहने वाले हैं और एक जो सप्लाई इनको कर रहा था, लेके आया था जो बरेली से रईस, वो इसमें अरेस्ट हुआ है। और देहरादून पुलिस ने कोबरा गैंग से जुड़े एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी 50 लाख कीमत की कोकीन बरामद हो गई उसके पास से। आरोपी तंजानिया का रहने वाला है और दिल्ली से कोकीन लेकर देहरादून आया था, लेकिन देहरादून में कहां इसकी सप्लाई होनी थी, जिसका पुलिस अभी तक पता लगाने में ही जुटी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले भी कई राज्यों में कोकीन की सप्लाई की है। जिनसे भी हमें कोकीन वगैरह मिली थी, क्योंकि लगातार ये इनपुट आ रहे थे और पिछली पूछताछ में भी आया था कि एक नेटवर्क है जो दिल्ली से ऑपरेट करके देहरादून ही नहीं अन्य जगहों पर भी इनकी सप्लाई रहती है और वो बीच बीच में आकर यहाँ पर डिलीवरी को देते हैं। तो इस बार जो सूचना मिली थी, इसमें तंजानिया के एक व्यक्ति का नाम आया था कि वो डिलीवरी देने आने वाला है यहाँ पर और कहीं भी शहर में। तो इस सूचना पर लगातार हमारी जो गोपनीय टीम थी वो काम कर रही थी और कल चेकिंग के दौरान जो है इसको पकड़ा गया था और इससे 68 ग्राम जो है कोकीन मिली, जो 100% जो प्योरिटी में पाई गई। बागेश्वर के उच्च हिमालयी क्षेत्र देवीकुंड में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां एक बाबा द्वारा किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। ये क्षेत्र धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टि से आध्यात्मिक संवेदनशील माना जाता है, अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है और यहां पर हुए अवैध निर्माण ने लंबे वक्त से विवाद पैदा कर रखा था। हालांकि जुलाई में भी टीम को भेजा गया था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते टीम वापस लौट आई थी।
इस बार अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। साथ ही इस क्षेत्र में प्रशासन ने निगरानी भी बढ़ा दी है। बस कुछ महीने पहले हमारे पास एक रिपोर्ट आई थी कि एक अवैध अतिक्रमण हुआ है और उनके द्वारा एक अवैध ढांचा बनाया गया है, तो जिसके संबंध में हमने जुलाई में टीम को भेजा था और टीम वहां पर जा नहीं पाई क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा थी। तो अभी 2 दिन पहले हमने टीम को दोबारा भेजा और टीम में हमारी पुलिस की टीम भी थी, राजस्व की टीम थी, फॉरेस्ट की टीम थी। तो उस टीम ने जाकर ऊपर जो देवी कुंड के नज़दीक अवैध अतिक्रमण बना था उसको ध्वस्त कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हल्द्वानी दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने एक निजी यूनिवर्सिटी के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने इस दौरान युवाओं से आगे आकर प्रदेश के विकास में भागीदारी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, सरकार युवाओं के लिए रोजगार के लिए प्रदेश में उद्योगों का माहौल बना रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार तैयार किए जा सके। तो न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि सीबीआई जांच का बहाना बनाकर उद्यान विभाग के अफसर किसानों की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और इसके बाद साल 2022-23 के किसानों की पेमेंट की बात कही गई। तो सवाल था कि 2020 और 21 के किसानों का क्या होगा, लेकिन अब कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि 1 महीने से सभी किसानों की पेमेंट की बात कही गई है। कृषि मंत्री ने इस बाबत सचिव को आदेश भी दिया। गणेश जोशी ने कहा कि एप्पल और कीवी मिशन के सभी किसानों की पेमेंट की जाएगी। पर्वतीय कृषक बागवानी संघ का कहना है कि पेमेंट के साथ मार्केटिंग बोर्ड को किसान का ब्याज भी वापस करना चाहिए। किसान ऐसा नहीं बचेगा जिसको पेमेंट होगी। मैंने सुनिश्चित किया है, मैंने अपने सेक्रेटरी को एमडी से सख्ती से कहा है, किसान दिन रात मेहनत करता है, उसके बाद उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिले बोले उसके साथ अन्याय है। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 1 महीने के अंदर हम सभी किसानों की पेमेंट हम करवा देंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कड़ी चेतावनी के बावजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी अभी तक नाकाम है। सोमवार तक मुख्यमंत्री ने पूरे सरकारी आईटी सिस्टम को ठीक करने के आदेश दिए थे, लेकिन सोमवार को पूरा सचिवालय काम के लिए जूझता रहा या कहें कि काम हो ही नहीं सका। इसी तरह ट्रेजरी और पुलिस विभाग में भी काम पूरी तरह से ठप रहा। हालांकि देर शाम ट्रेजरी में कुछ काम हुआ, लेकिन कई और विभागों में काम नहीं हो पाया। राज्य की 186 वेबसाइट को मेंटेन करने का काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एजेंसी यानी कि ITDA करती है, लेकिन इस हैक हुए सिस्टम की अगर बात करें तो अब तक ये ठीक नहीं हो पाया है। राजधानी देहरादून में कई ऑफिस के साथ जिलों में काम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। शनिवार को ITDA ने दावा किया है कि 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सोमवार सुबह 11 बजे तक रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हुआ। इससे पहले सिस्टम पूरी तरीके से ठप था। तो न्यूज 18 ने इस मामले में ITDA डायरेक्टर निकिता खंडेलवाल से अपडेट लेना चाहा, लेकिन फोन करने पर उन्होंने मीटिंग में व्यस्त होने की बात कही। यही वजह है कि अभी ये पता पाना मुश्किल है कि सरकारी कामकाज कब शुरू होगा। कांग्रेस ने सरकारी सिस्टम हैक होने के सवाल पर बड़ी बात कही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब सरकारी सिस्टम का ये हाल है तो वो आम लोगों को साइबर ठगी से कैसे सिक्योर करेंगे, सेफ करेंगे, कैसे बचाएंगे। वहीं पर कांग्रेस नेता ज्योति रौतेला ने इसे राज्य की सुरक्षा के लिए एक सीरियस मैटर बताया है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने क्या निकाला है? ऐसा क्यों है कि पूरे प्रदेश में साइबर अटैक का ये हमला हुआ है? ये हमारे प्रदेश की जो सुरक्षा है, जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंटों की जो सिक्योरिटी है, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बीजेपी के सदस्यता अभियान ने कई विधायकों की जमीनी पकड़ की पोल खोल कर रख दी है। 10,000 का टारगेट छूना तो दूर, 8 विधायक ऐसे हैं जो कि 1000 का आंकड़ा भी छू नहीं पाए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 3 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ था। अभियान के तहत पार्टी ने विधायकों को 10-10 हजार मेंबर बनाने का टारगेट दिया था। 6 सितंबर को अभियान का पहला चरण खत्म हुआ और अब 18 अक्टूबर को दूसरा चरण भी पूरा होने जा रहा है। हैरानी की बात यह है
कि बीजेपी के 45 में से सिर्फ 5 विधायक ही अपना टारगेट पूरा कर पाए। 8 विधायक तो ऐसे हैं जो अभी तक 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। विधायक मदन कौशिक ने 13,168 मेंबर बनाए। विधायक सहदेव पुंडीर ने 12,219 मेंबर बनाए। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बनाए 11,973 सदस्य, तो मंत्री गणेश जोशी ने 10,171 मेंबर बनाए, जबकि स्पीकर रीतू खंडूरी ने 10,092 सदस्य बनाए। अब 8 विधायक ऐसे रहे जो मेंबर बनाने के मामले में 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। ऐसे विधायकों में सरिता आर्य, पार्वती दास, शक्तिलाल शाह, किशोर उपाध्याय, त्रिलोक सिंह चीमा, खजान दास, दुर्गेश्वर लाल और फकीर राम टमटा शामिल रहे। इस लिस्ट में सिर्फ 172 सदस्य बनाने वाली सरिता आर्य सबसे फिसड्डी साबित हुई। सदस्यता अभियान चल रहा है, कोई खत्म नहीं हुआ है। 15 अक्टूबर तक उसका सेकेंड फेज चलेगा, लेकिन अगर हम लोग उस तक पहुंच पाए तो उसका सबसे बड़ा श्रेय तो हमारी कार्यकर्ताओं को जाता है और हमारी विधानसभा की जनता का जाता है, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस पूरे प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। सदस्यता अभियान में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक गली गली घूमकर मेंबर बनाते देखे गए। ऐसे में जो विधायक अपनी विधानसभा में रहते हुए मेंबर नहीं बना पाए, उन्हें पार्टी की ओर से फटकार लग सकती है। बीजेपी ने अपने मेंबरशिप अभियान की कई दौर की समीक्षा भी की, लेकिन लगता है इस परफॉर्मेंस चार्ट को देखकर लगता है कि बीजेपी की ये समीक्षाएं बंद कमरों से बाहर फील्ड तक नहीं पहुंच पाई। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून जिले के डोईवाला में सोमवार को मुस्लिम समुदाय ने यति नरसिंहानंद की एक विवादित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। देहरादून से सटे डोईवाला में मुस्लिम समुदाय ने नारेबाजी के बीच यति नरसिंहानंद को फांसी दिए जाने की मांग की। विवादित टिप्पणी को लेकर इस बीच हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में उग्र नारेबाजी और प्रदर्शन हो चुके हैं। हरिद्वार में पुलिस लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। एक महीने में पुलिस ने जिले में 10,000 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया। साथ ही बिना सत्यापन के बाहरी लोगों को नौकरी देने वाले करीब 1,000 लोगों के चालान भी काटे हैं। एसएसपी का कहना है कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को वेरिफिकेशन करने के लिए स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है। देखिए, अब तक जो टोटल पिछले 1 माह की हमारी जो प्रक्रिया हुई है उसमें करीब 10,000 के आसपास हम लोगों के द्वारा सत्यापन अभी तक किए जा चुके हैं और उसमें कम से कम 1000 लोगों से ऊपर की कार्रवाई इसमें की गई है, जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग लोगों के खिलाफ चालान की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली से आए पर्यटकों को पहाड़ों की रानी मसूरी के माल रोड पर हूटर बजाना महंगा पड़ गया। मसूरी पिक्चर पैलेस से कुलड़ी पुलिस चौकी के पास कुछ पर्यटक हूटर बजाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल ने गाड़ी को रोका। आरोप है कि गाड़ी सवार पर्यटकों ने कांस्टेबल के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को सीज कर दिया और हूटर लगाने पर चालान भी काटा है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस हॉस्पिटल के एक पूरे ब्लॉक से मरीजों को हटा लिया गया है, और वो भी सिर्फ एक दीवार की वजह से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोहे के इन बड़े बड़े पाइपों को इस दीवार को रोकने के लिए लगाया गया है, क्योंकि इस दीवार से सटा हुआ मेडिकल कॉलेज का एक ब्लॉक है। पाइप के सहारे जो दीवार फिलहाल टिकी हुई है, ये दीवार किसी बिल्डिंग की नहीं, बल्कि ये दीवार है पानी के टैंक की, जिसका निर्माण यूपी निर्माण निगम ने सिर्फ 2 साल पहले ही किया है। उससे भी ज्यादा मजे की बात तो ये है कि इस टैंक में अभी तक पानी भी नहीं भरा गया है और दीवार एक तरफ अभी से झुकने लगी है। अब जरा ये अंदाजा लगाइए कि यदि इसमें पानी भरा होता तो दीवार कब की ढह चुकी होती। निर्माण एजेंसी को जैसे ही अंदाजा लगा कि अब दीवार का ढहना तय है, तो मेडिकल कॉलेज के एक ब्लॉक से मरीजों को हटाने के लिए कहा।
ये है निर्माण एजेंसी का काम। आप देख सकते हो इसके ऊपर लाखों लीटर टैंक बना है जो पूरे अस्पताल को फायर की सर्विस देगा, लेकिन टैंकी में पानी भरने से पहले ही जो है पूरी दीवार झुक गई है जो ए ब्लॉक के ऊपर कभी भी गिर सकती है। जब ब्लॉक खाली करा लिया गया था और ये चूंकि बिल्डिंग अभी हैंडओवर नहीं है जिसमें पाइप लगे हैं, निर्माण निगम की है, तो उन्होंने फिर इसको सुरक्षा की दृष्टि उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए पाइप लगा दिए हैं ताकि बिल्डिंग गिरे नहीं। फिलहाल चूँकि निर्माण निगम द्वारा एक हमें अवगत कराया गया था कॉलेज प्रशासन को कि ब्लॉक ए से मरीज हटा लें, तो हमने ब्लॉक ए से सारे मरीज हटा रखे हैं। वहीं इस मामले में डीएम ने अपना रटा रटाया जवाब दिया कि मामले में जांच कराई जाएगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी होगी। ये अभी आप मेरे संज्ञान में लाए हैं और यहाँ मैं स्वयं विजिट करूंगा और इसको देख के और जांच कराई जाएगी और अगर गलत निर्माण कार्य हुए हैं तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पानी के टैंक में अभी पानी भरा नहीं और दीवार झुकने लगी है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य में किस हद तक घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। दीवार अभी गिरी नहीं है लेकिन गिरने की स्थिति में पहले ही पहुंच चुकी है और ये बात निर्माण निगम को भी पता है, इसीलिए इस मामले में उसके अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और ऋषिकेश से बड़ी खबर है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने बड़ी कार्रवाई की है। एआरटीओ दफ्तर में क्लर्क को सस्पेंड कर दिया। एआरटीओ से 3 दिन में मांगा है स्पष्टीकरण। सरकारी अस्पताल के सीएमएस समेत 8 डॉक्टर्स का वेतन रुका है। कुछ दिन पहले डीएम ने किया था निरीक्षण। बड़ी खबर। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार के लालबत्ती चौक में प्रस्तावित घंटाघर के निर्माण को लेकर स्थानीय विधायक और स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि कोटद्वार में कुछ दिन पहले घंटाघर प्रस्तावित हुआ, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार लालबत्ती चौक पर जमीन देखी जा रही है। उन्होंने बताया कि एनएच को कहा गया है कि लालबत्ती के चौराहे को तीलू रौतेला के नाम पर ही रखा जाए। साथ ही जो प्रतिमा तीलू रौतेला जी की साइड में लगी है उसे भी बीच में लगाकर भव्य और सुंदर चौराहा बनाया जाए। उन्होंने ये भी साफ किया है कि तीलू रौतेला चौक पर किसी भी तरह का कोई छेड़खानी नहीं किया जाएगा। मैं सारे कोटद्वार वासियों को आश्वस्त कराना चाहूंगी, तिल्ली रौतेली चौक जो है वो वहां पर उन्हीं की मूर्ति स्थापित होगी अगर हमें जो हमारे एनएच है उसके माध्यम से परमिशन मिलेगी। पहला जो वहां पे जो मूर्ति स्थापित होगी वो तिल्लू रौतेली की होगी। कुछ देर बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव नतीजा जनता के सामने हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी दूर दिख रही है। कांग्रेस के मुताबिक उत्तर के अन्य राज्यों में हो रहा है बदलाव। अब की बार उत्तराखंड में भी दिखेगा और सीएम कहीं भी वही बनेगा जिसे हाईकमान चाहेगा। तो वहीं बीजेपी रिजल्ट का इंतजार करने को कह रही है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कौन सरकार बनाएगा, कुछ घंटे बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। दोनों राज्यों का उत्तराखंड से कोई सीधा लेना देना तो नहीं है, लेकिन ये सच है कि तीनों उत्तर भारत के राज्य हैं। कांग्रेस के मुताबिक एग्जिट पोल हो या एग्जैक्ट पोल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का तिलिस्म टूट रहा है और हिमाचल के बाद उत्तर भारत में ये शुरुआत उत्तराखंड तक पहुंचेगी। हालांकि चुनाव प्रचार कर चुके पूर्व कांग्रेसी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को कांग्रेस की बातों पर यकीन नहीं है। धीरे धीरे हिंदी बेल्ट में, जो हिंदी भाषी क्षेत्र में है, हिंदी भाषी क्षेत्र में जो तिलिस्म था भारतीय जनता पार्टी का, वो तिलिस्म टूटने लगा है और अब तो बड़ी तेजी से टूट रहा है। और ये तिलिस्म जैसे जैसे और टूटता जाएगा, पक्का मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हरियाणा में रिजल्ट आ रहे हैं, यही रिजल्ट उत्तराखंड में भी सामने सबको देखने को मिलेंगे और 2027 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार। तो पहले भी तो सोच रहे थे, उत्तराखंड में तो सरकार के सारा मंत्रिमंडल उन्होंने गठित कर दिया था, ऐसा हुआ नहीं है। ये मैं समझता हूँ मुंगेरी लाल के सामने। हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाने का भरोसा कांग्रेस को है, तो उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान की तरह मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा पहले से चल रहा है। हरियाणा से सटे पंजाब में कांग्रेस प्रभारी रहे पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस में सबको अपनी बात कहने का हक है। यही वजह है कि राज्यों में मुख्यमंत्री बनने के लिए एक से ज्यादा लोग क्लेम करते हैं, लेकिन बनेगा वही जिसे हाईकमान चाहेगा। इच्छा रखना और
और लोगों की इच्छा होना, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है। और एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर इसमें मैं कोई हर्ज भी नहीं देखता, मगर निर्णय सभी को वही मान्य होगा जो सोनिया जी कहेंगी या राहुल जी और खड़गे साहब का निर्णय होगा। हरियाणा की तरह मुख्यमंत्री बनने का झगड़ा 2022 में उत्तराखंड में भी था, लेकिन हार के चलते हाईकमान तक जाने की नौबत नहीं आई। लेकिन इस बार हरियाणा में बने माहौल को कांग्रेस उत्तर भारत में बदलाव बता रही है। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि 2027 से पहले कांग्रेस का कौन कौन नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर क्लेम करता है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नंदा देवी मेले के दौरान नंदा देवी और भक्तों पर टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। नैनीताल में लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बागेश्वर के कपकोट के सुराग गांव के ग्रामीणों ने पिंडर नदी पर अब तक पुल नहीं बनने पर कड़ी नाराजगी जताई है और जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में एक गुलजार ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला अपने मवेशियों के लिए घास लेने जंगल गई थी। टनकपुर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई रोकने से इनकार किया है। रुड़की के भगवानपुर इलाके में दो गुटों के बीच फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। दोनों गुटों में बीते कई दिनों से रंजिश चल रही थी। चक्राता वन प्रभाग में गश्त के दौरान रिवर रेंज की टीम ने अवैध रूप से काटे देवदार के 10 स्लीपर बरामद किए हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है। नैनीताल की कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरना दिया। जल निर्माण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रुद्रप्रयाग के डीएम ने विकास भवन सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कुल 16 शिकायतें दर्ज की गई। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एचआरडीए की समीक्षा बैठक ली और योजनाओं के साथ आय व्यय की समीक्षा की। सोमवार को वाइल्ड लाइफ वीक का समापन हो गया। हफ्ते भर से चल रहे जागरूकता कार्यक्रम के बाद पुरस्कार बांटे गए। बंदरों की मौज मस्ती और शरारत के वैसे तो कई वीडियोस आते रहते हैं, आपने देखे भी होंगे, लेकिन इस बार एक बंदर को हरे रामा हरे कृष्णा की धुन पर मगन होते हुए नाचते हुए देखा गया है। वीडियो में बंदर राम नाम की धुन सुनते ही काफी खुश हो जाता है, मगन हो जाता है और उछल कूद करने लगता है। साथ ही एक महिला के गोद से लिपटकर तेजी से सिर हिलाने लगता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बागेश्वर के कौसानी के एक होटल का है, जहां 3 महीने पहले कुछ पर्यटक आए थे और उनके द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया था। लेकिन वीडियो कहाँ का है इसकी हम पुष्टि नहीं करते। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।